अलैक्म। ये बताइएगा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है और पीडीएफ शेयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर? काइंडली कंफर्म कर दें मुझे टेक्स्ट करके। ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने पर और आपकी कीमती वक़्त निकालने पर। आज मैं आपको दूंगा ओरिएंटेशन पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर, सीएसएस के हवाले से भी और पीएमएस के हवाले से भी। ओरिएंटेशन का सीक्वेंस ये होगा, इसको आप बस फोकस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा अदर ऑप्शनल्स का, कि जो कंपेटिटर है पॉलिटिकल साइंस के, जैसे आईआर, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी जो है। इस पे हम बात करेंगे कि ये क्यों नहीं रखने चाहिए और पॉलिटिकल साइंस क्यों रखना चाहिए इनकी जगह पर। फिर दूसरा सेगमेंट होगा वाई पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, कि हम क्यों पढ़ें पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, इसकी यूटिलिटी पे हम बात करेंगे। तीसरी बात हम करेंगे कि इस पॉलिटिकल साइंस है टेक्निकल सब्जेक्ट। यानी आप सबके जहन में डाउट होगा कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए आपको क्या बेस चाहिए होगी? अगर आपकी बेस नहीं है तो आप क्या पढ़ पाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे? इसको हम आंसर करेंगे। फिर मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पर, अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा के किया, उसके अंदर ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस जौन सा है, बल्कि 8-9 साल नहीं, 12-13 साल, पॉलिटिकल साइंस जोन से मेरे जाती ख्याल में कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीएसएस का। और इस बात को मैं नरेट करूंगा और प्रूव करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। फिर कुछ डोंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कि ये काम आपने नहीं करने। फिर ये है कि जी क्यों आप पढ़ें हमारे से। पेपर 1 और 2 की मैपिंग आपको करके बताऊंगा, स्ट्रेटजी क्या होगी इसकी, और फाइनल स्ट्रेटजी कि 140 प्लस हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस आपने रख लिया और खाली पेपर छोड़ आए तो 140 आपके आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप में से जो लोग मेहनत करेंगे वो 140 तक जाएंगे, उसकी एक स्ट्रेटजी है। जो मेहनत नहीं करेंगे तो वो बस एवरेज नंबर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं बड़ी। और ये भी नहीं है कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो 140 आपके आएंगे। इसकी एवेल्यूएशंस हैं, इसकी स्ट्रेटजी है। पेपर अटेम्पटेशन बहुत अहम इसके अंदर है। जितना मर्जी आपको पॉलिटिकल साइंस आती हो, इसका खास एक टेस्ट है सवाल अटेम्प्ट करने का। अगर वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता है। रीज़न ये है कि इस सब्जेक्ट में मेरे कोई 18-19 साल मेरे इस सब्जेक्ट पे गुजरे हैं, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा गुजरे हों। और मास्टर्स मेरा इसके अंदर है, मेरा एमफिल इसके अंदर है, मेरा पीएचडी इसके अंदर है, और 12 पब्लिकेशंस मेरी इसके अंदर हैं। इसके अलावा काफ़ी सालों से ये पढ़ाया भी है। और दूसरा, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, यहाँ नाम लेना भी उनके लिए ठीक नहीं है, बेसिकली मेरे सुपरवाइज़र भी जो हैं, तो वो इटसेल्फ कोई 5 से 6 बार एग्जामिनर रह चुके हैं। और आपके पेपर्स मैंने खुद भी सामने भी देखे हुए हैं कि किस तरह के पेपर होते हैं और क्या उनके कमेंट्स होते हैं। मतलब 2022 के पेपर्स थे, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे दिखाया कि ये देखिए कितने गंदे इन्होंने पर्चे किए हुए हैं। आप देखो शरून, क्या इसको नंबर दें हम लोग? आप खुद चेक करो इसको। तो वैल्यूएट मैंने खुद भी देखे थे वहां पर, एग्जैक्टली बहुत गंदे टेम्पटेशन होती है। शायद आंसर गलत नहीं होता,
लेकिन इतनी गंदी अटेम्पटेशन, इतने गंदे यानी स्किल्स होते हैं, और सवाल पूछा गंदम होता है, जवाब उसका चना दिया होता है, और रेलिवेंस होती कोई नहीं है, तो नंबर आपके नहीं आते। जब रेलिवेंस होगी, जवाब दरमियाना सा भी होगा, तो स्कोर आपको अच्छा मिलेगा। फिर ये सारी स्ट्रेटजीज हम साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ। अब आएंगे पहले पार्ट के पास हम, कि क्यों हम दूसरे सब्जेक्ट ना रखें। सबसे पहले बात करते हैं आईआर के ऊपर। एक तो मैं आपको बता दूं, आईआर के एग्जामिनर वही होते हैं जो करंट अफेयर के एग्जामिनर्स होते हैं। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं। और ये इतने यानी डिफिकल्ट बंदे होते हैं कि आप इनको सोच नहीं सकते। और इतना ये एक सब्जेक्ट मुश्किल है, इसकी थेरीज हैं, सब कुछ है, बज़ाहिर आंसर आपका ठीक भी लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनर की थॉट तक आप नहीं पहुंच सकते। आखिर हैं तो वो इंसान ना। और अब आप कहते हैं कि जी अमेरिका के आप लोग बड़े खिलाफ हैं। ठीक है, आए आए दिन आप लोगों ने नवाए वक्त डॉन पढ़ी होती है और आप लोग बस अमेरिका के बड़े खिलाफ रहते हैं। वो बंदा जिसने पीएचडी जॉन सा है वो कैंप वहां से की है, हार्वर्ड से की है, और एमआईटी से उसने पीएचडी की आईआर के अंदर। उसका रोटी रिजक सारा अमेरिका के तवसल से अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन वसीला वो बना। तो क्या उसको बुरा समझेगा वो? आपकी इस थॉट को जॉन सा है ना वो उड़ा के रख देगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई जैसे हैं, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ और चाइना की हैं। अगर वो वहाँ से पीएचडी कर कर आया हुआ है, तो उसकी थॉट होगी टोटली एंटी अमेरिकन। तो आप प्रो अमेरिकन होकर दिखाएं, वो आपको रगड़ा देगा। या किसी ने पाकिस्तान से किया पीएचडी, आपको समझ नहीं आएगी उसकी क्या थॉट है। तो इवेंचुअली आप एग्जामिनर की थॉट तक नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच जाएंगे तो आपको नंबर दे जाएगा, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। उसके लिए बहुत आपकी एडवांस फॉरेन स्टडीज आपकी हों। जैसे जो बच्चे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं, उनको मैं कहता हूँ गोली मारते हैं पॉलिटिकल साइंस को। आप आईआर रखें। उनकी वो एक्यूमेन होती है, उनकी वो मल्टी कल्चरल अप्रोच होती है। उन्होंने सारे, अब आप इसराइल को यहाँ बुरा भला कहेंगे, फाइन। इसराइल को बुरा भला इंग्लैंड में क्या क्या दिखाएं आप? मेरा खुद भी एडमिशन हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा में। शेवनिंग स्कॉलर भी मैं हूँ, लेकिन मैं ना जा सका वहाँ पर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। लेकिन अवार्ड मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। तो मैंने उन लोगों को बड़ा गौर से देखा है, और कितने मेरे बैचमेट्स और कितने मेरे कोलीग्स जो उनसे वहाँ से पढ़े हुए हैं, वहाँ पर अगर आपने बात कर दी ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसराइल के खिलाफ, तो शायद आपको वो स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से अप्रोच होती है, हमारा सिस्टम नहीं कैटर कर सकता है इसको, आईआर को। तो इसलिए ये बेड़ा गर्क कर देता है आपका। 80 90 नंबर आते हैं 200 में से आपके एवरेज। और आप अपना सत्यानाश करा बैठते हैं छोटा सिलेबस देखकर। सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस ड्रैगन है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। ये खत्म ही आपसे नहीं हो सकता, कोई लिमिट इसकी नहीं है। जो मर्जी वो आपसे पूछ ले, और क्या पर्सपेक्टिव आप बताएं उसको, ये अल्लाह जाने और बस एग्जामिनर जाने। इसलिए 80 90 नंबर 200 में से आपके आगे, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, कहाँ आप पुलिस डीएमजी में फॉल कर रहे होंगे तो आप ऑर्डिनरी अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, जॉब करें फिर अपनी। ऑर्डिनरी अकाउंट में आपने आना होगा तो आप अपनी एलोकेशन मिस कर बैठेंगे। इसके मैं बिल्कुल आपको सिंसियरली मशवरा दे रहा हूँ। फिर इकोनॉमिक्स, ये ऐसा फजूल सब्जेक्ट है। मैं तो कहूँगा, माजरत, कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं, ऐसा हाश मैं यूज़ करना नहीं चाह रहा। इसने लोगों के कैरियर तबाह किए हैं। मैं आपको 1001 एग्जांपल दे सकता हूँ। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, 2008 में ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसके नंबर 750 थे ओवरऑल, यकीन माने वाट्स को क्रॉस कर रहा था बंदा, इसमें उसकी 64 के 65 नंबर आए। ठीक है, तो वो बिल्कुल फेल हो गया वहाँ पे। हर सब्जेक्ट में 60 60 65 65 नंबर, एसए में 70 नंबर, प्रेसी में 65 नंबर, साइंस में 80 नंबर, हर चीज़ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर, इसमें फेल हो गया था। कितनी मिसालें मैं आपको और मजीद दे सकता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। और मेरे फादर डॉक्टर लियाकत अली खान नियाजी साहब, वो खुद भी थर्ड कॉमन के टॉपर हैं, और बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक पर रिटायर हुए। और 80 बुक्स के वो ऑथर भी हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स उनके हैं। हमेशा उन्होंने स्टूडेंट्स इकोनॉमिक छुड़वाई है ज़बरदस्ती। रीज़न वो ये कहते हैं कि जी ये डेंजरस है। आईआर की मैंने बात की, इकोनॉमिक थॉट के अंदर जो उनसे आप सोच भी नहीं सकते कि कितने गंदे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं,
कितने नेगेटिव लोग हैं इकोनॉमिक्स थॉट के। ये आप कभी सर्वे करें यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपको आइडिया होगा व्हाट इज देयर कल्चर। मेरा एडवांस बोर्ड था, ये पीएचडी का डिफेंस था, तो अच्छा खासा मेरा चल रहा था, तो वहाँ इकोनॉमिक्स वाले मुझे पढ़ गए कि जी आपका तो टॉपिक है ही डेवलपमेंट प्लानिंग का, ये तो आपका बनता ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, ये वो नेगेटिव अप्रोच। फिर खैर उनको जवाब दे दिया था, बनता कि नहीं बनता, अलहमदुलिल्लाह क्लियर भी हो गया मेरा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रॉय करता है कैरियर। टाउन प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये आप नहीं पहुंच सकते, इसकी बहुत डेप्थ चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ग्रिप चाहिए। अगर आपने मैट्रिक ये एफए में पढ़ी है इकोनॉमिक्स 200 नंबर की, फिर बीए में पढ़ी है, फिर मास्टर्स किया आपने, एमफिल किया आपने, तब भी आप सेफ नहीं है। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ही वॉज एमफिल। एमफिल इज मतलब कोई बच्चों वाली स्टडी नहीं होती, वो पीएचडी से एक लेवल नीचे होता है। तो इसको तो खुदारा जो पीएमएस वगैरह करना है, सीएसएस करना है, तो उसको माइनस कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें उसको। आईआर भी निकाल दें, क्योंकि 1890 पे फॉल कर जाएगा, काम खराब हो जाएगा, इक्का दुक्का बचेगा, आ जाएगा 120-30, तो वो अकेडमीज वाले फ्राउंड भी करेंगे उसको। यस, अकाउंटेंसी बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी सेफ सब्जेक्ट, बट ओनली फॉर द प्रोफेशनल। जिसने एसीसी किया हुआ है लम्स वगैरह से, जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल ना रखे, वो अकाउंटेंसी रखे, लेकिन बशर्त उसका बैकग्राउंड हो, और बशर्त 10 साल के पास पेपर उसे इजीली हल हो रहे हो, और वो उसने बीएस किया हो और एमएस किया हो, यानी एमफिल किया हो तगड़ा, लम्स वगैरह का। फिर ये नहीं कि हेले कॉलेज से कर लिया तो वो, ऐसा नहीं, लम्स वाला जो उनसे है ना, एमएस अगर किया उसने, तो वो गुड टू गो। जिसने ये 150 तक 60 तक भी दे जाता है आपको, बशर्त अगर आपको ग्रिप इसके ऊपर है। अगर ग्रिप नहीं है तो इस पे बोल के हाथ ना डालना आप। अगर बीएस की भी ग्रिप आपकी एलए वगैरह से पढ़े हैं तो बोल के हाथ ना डालिएगा, ये फेल भी कर देता है आपको। लेकिन जिसको आता है उसके लिए ये बहुत सेफ है। आईआर और इकोनॉमिक्स तो जिसको आता है उसके लिए भी नहीं सेफ ना, वो भी अप्रोच की नजर होते हैं, इसमें अप्रोच वगैरह नहीं होती, ये मैथमेटिकल है। तो ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब आ जाए वाई पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल। देखिए, आज अगर मैं किसी पोजीशन में बैठा हूँ, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का फजल है, मेन मुझे बचाया पॉलिटिकल साइंस ने और पंजाबी ने। अगर इसमें नंबर मेरे ना होते तो आज मैं एलोकेट ना होता। और एक एक नंबर के लिए आपकी एलोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली रीजन क्या है कि ये क्यों इट्स अ वेरी सेफ एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्यों, वाई, ये बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजन क्या है इसकी? फर्स्ट रीजन ये है कि वी हैव टू रिमेन विद इन द कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री। कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री है क्या सर, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। ये बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है, आउटलाइन इसकी थोड़ी सी लंबी है, पर इसकी कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री है जो कि बहुत आसान है। थेरीज हैं प्लेटो की, एरिस्टोटल की, इसकी एप्लीकेशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट्स हैं सॉवरेनिटी, स्टेट, पॉलिटिकल कल्चर, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई इस पे आप कमेंट नहीं कर सकते। जो है सो है, जो पहला कलमा है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये सेम वो एग्जांपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप एग्जामिनर की 22-24 इस पे अव्वल तो होती नहीं है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। जिस बंदे ने 30-40 साल पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस, उसको जनरली इस सब्जेक्ट से एक मोहब्बत होती है। और दूसरा, बायस नहीं होती, क्योंकि जर्नल इस पे क्वेश्चंस नहीं आते होते। अगर जर्नल आ भी जाए तो वो आपको सो कॉल्ड जर्नल लग रहे होंगे, लेकिन वो जर्नल बिल्कुल भी नहीं होते। वो प्योर पॉलिटिकल साइंस का आपसे पूछ रहा होता है कि आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है कि आपको उसकी एप्लीकेशन क्या आती है। जर्नल वो भी नहीं होता सवाल। अगर पॉलिटिकल पार्टी का आपसे पूछता है अक्सर कि जी इट इज़ एन इंजन फॉर सोशल चेंज, अब आप खुश हो गए, ओके जर्नल सवाल आ गया, आप फजूल बातें लिख देंगे, बिल्कुल जी ये डेमोक्रेसी प्रमोट करता है जी, रूल ऑफ लॉ प्रमोट करता है जी, ये तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन कराता है, तो 20 में से 6 नंबर आएंगे। इसका टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन करता है, एक्चुअली इज वांटिंग दीज थिंग्स। अब ये मुझे कैसे पता चली थी कि मेरे पेपर 2 में, हालांकि नंबर नहीं आते होते पीएमएस के अंदर, कम आते हैं, 65-70 तक आते हैं, मेरे इसमें 76 नंबर थे 100 में से। तो इस सब्जेक्ट की वजह से मेरी एलोकेशन हुई थी बेसिकली।
तो आई वॉज वंडरिंग कि कौन एग्जामिनर है, कौन अल्लाह का बंदा है यार, जिसने मुझे 76 नंबर दिए। अल्लाह उसको जिंदगी दे। दुआ थी मेरी कभी वो बंदा मैं देखूं। तो वो मैडम साहिबा थी, एक बहुत काबिल एहतराम। तो वो हमें लेक्चर देनी आई है पीडीडी में। तो उन्होंने पूछा किस किस की पॉलिटिकल साइंस थी, मैंने हाथ खड़ा किया, 5 6 ने और हाथ खड़ा किया। तो कहते आपके कितने स्कोर थे, सबसे पूछा। मैंने कहा मेरे मैडम 76 है। तो कहती वेरी गुड, तो क्या आपने, क्या जवाब क्या लिखे थे आपने, सवाल पूछे उन्होंने। मैंने कहा इस तरह से जवाब लिखे थे मैंने। कहते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ है कि इट्स अ सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज की एप्लीकेशन है, लोग इसको जर्नलाइज करते हैं तो तभी मारे जाते हैं। बाकी सबके 60 60 थे। उनकी किस्मत अच्छी थी और सब्जेक्ट में नंबर शंबर उनके आगे थे। और बाद में लकीली वही फिर जो काबिल एहतराम शख्सियत हैं वो मेरी सुपरवाइज़र बन गई। फिर उनके साथ रिसर्च पेपर भी हमने काफ़ी, 2 3 रिसर्च पेपर भी लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड रीज़न क्या है, सिलेबस इज़ वेरी क्लियरली डिफाइंड। अगर कुछ चीज़ ऐसी आ भी जाए ना कि जो सिलेबस आपको लगे सो कॉल्ड सिलेबस से बाहर है, तो उसकी रूट फिर भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स और कॉन्सेप्ट के अंदर होगी। सो नथिंग इज जर्नलाइज्ड। जर्नलाइज वो लिखेगा जो अनाड़ी होगा। जिसको सब्जेक्ट नॉलेज है वो जर्नल सवाल को भी पर्टिकुलर कर देगा, सब्जेक्ट नॉलेज यूज कर लेगा। थर्ड रीजन, एग्जामिनर्स आर वेरी लिबरल। IR के और इनके सर्वे आप कर लें, आप देख लें कि करंट अफेयर्स के लोग क्या सलूक करते हैं और वो कितने नंबर देते हैं लोगों को। और पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह के लोग देख लें, वो कितना स्कोर देते हैं। ये ठीक ठाक लिबरल लोग हैं, अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करते हैं। अब अगर आपने जवाब ही नहीं लिखा हुआ, जैसे थोड़ा सा हिट हुई थी 2024 में, तो वो आपको मैं साबित करूंगा कि लोगों के पास जवाब ही नहीं था उसका। उन्होंने सही तरह उसको एवेल्युएट ही नहीं किया हुआ। लेकिन फिर भी गुजारा हो गया, 120 115 तक लोग फॉल कर गए थे। अब ऐसा नहीं कि ट्रेंड गिरा, ट्रेंड बिल्कुल नहीं गिरा। उसी बच्चे के 115 16 नंबर थे। मैं कोट नहीं करूंगा उसको। वो अच्छी पोजीशन ली उस बच्चे ने। और वही बच्चे ने PMS में दिए तो 150 प्लस नंबर थे उसके। इट मीन्स कि नॉलेज उसका था, लेकिन CSS में अप्लाई नहीं कर सका वो। PMS का पर्चा जरा सीधा आया तो वो अप्लाई कर गया, 150 प्लस ले गया। उधर भी वो एलोकेट हो गया था। तो दोनों में एलोकेशन उसकी हुई और टॉप पोजीशन ली दोनों के अंदर। और मेन बात यह है कि MCQ जिसके बड़े आसान होते हैं, अगर आपने 10 15 साल के हल कर लिए पास पेपर्स, 4 5 दिन की टोटल गेम है, तो आपके 35 प्लस हिट हो जाते हैं इजीली। इसके MCQs कोई टफ नहीं होते, सारे पास पेपर से रिपीट होते हैं। तो ये आपके 35 या 30 प्लस भी लग जाए अगर, तो आप सेफ जोन में हैं। 130 to 140 तक इजीली आप स्कोर कर देते हैं, बशर्ते आपके आंसर ठीक हो। अच्छा, अब बात आ गई है जी, पॉलिटिकल साइंस क्या टेक्निकल सब्जेक्ट है? जैसे मैंने कहा कि आपने अगर पढ़ी है इकोनॉमिक्स, FA में, BA में, मास्टर में, MPhil में, फिर रखें पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी सोशल साइंस। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली आपको कोई इस पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पेपर है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, उनकी थेरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, मज़ेदार हैं, आपको अपील करेंगी। जो बड़े बड़े नाम है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाविली, रूसो, इसका नाम सुन के आप अंडर प्रेशर तो आ जाते हैं। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनकी थ्योरी सॉरी, आप इनकी पॉलिटिकल थ्योरीज को एंजॉय करेंगे। जेनुअनली इंटरेस्टिंग है। यानी सबसे टेक्निकल जॉन पॉल सार्टर है, लेकिन जब वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ के। कोई ऐसी फिलोसॉफिकल चीजें नहीं है, कोई मेटाफिजिक्स, कोई उस तरह की फिलोसफी की चीजें नहीं है। ये सिंपल सी चीजें हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी की बातें हैं, कॉमन बातें हैं, बस आपको समझ आ जाएंगी जब आप पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप देख लें, कोई इसमें मसला आपको नहीं होने वाला, बशर्ते अगर आपने पढ़ा ठीक तरीके से है। अगर लेक्चर को आपने सही गौर से अटेंड किया है, तो जिसने पढ़ाया अगर उसकी क्लैरिटी है तो फिर आराम से वो समझा लेगा। अगर उसको खुद क्लैरिटी नहीं है तो खुद भी पागल हो जाएगा, आपको भी पागल कर देगा। पॉलिटिकल साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ CSS।
पहले मैं जरा देख लूँ, कोई मैसेज तो नहीं है आप लोगों का? ओके, नहीं है। अच्छा, अब मैं अपना आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सीएसएस। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये करता हूँ कि ये बहुत हाई स्कोर देता है आपको। और हाई स्कोर का मतलब ये है कि देखें, आपकी सारी जिंदगी की जो एक इन्वेस्टमेंट है ना, आपके पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, वो एक गंदे सब्जेक्ट की वजह से ना तबाह हो सकती है। एक सब्जेक्ट की तासीर है, जो बदनाम सब्जेक्ट है, वो आपको, आपके ड्रीम्स जो उनसे ना, इतनी मेहनत आप करेंगे, ऐसे पास करेंगे, प्रेस ही पास करेंगे, जनरल नॉलेज में आप 170-80 नंबर लेंगे, इस्लामियात में आप 60-70 नंबर लेंगे, और इवेंचुअली फिर आपका सत्यानाश कर दे एक सब्जेक्ट, तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर, आप मुझे बताएं। एक वो सेफ सब्जेक्ट तो नंबर भी हाई देता है, जो बहुत भी गिर गया अगर, तो आपकी अपनी हरकतों की वजह से गिरेगा, आपके अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गिरेगा। आप जो थर्ड क्लास गाइड्स पढ़ेंगे, इधर उधर शॉर्टकट ढूंढेंगे और क्रैश कोर्सेज करेंगे ना हफ्ते हफ्ते के, तो फिर सब्जेक्ट गिरेगा आपका। जब इन डेप्थ आप पढ़ेंगे ना, तो फिर कभी आपका सब्जेक्ट नहीं गिरता होता। पॉलिटिकल साइंस की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, कभी नहीं गिरता, 140 से नीचे आ ही नहीं सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, 2023 का जो सा पेपर है, मेरे साथ ही रहे, 24 का जो पेपर है, ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि रीज़न क्या है नंबर कम आने की। अब देखें, लोग ना क्या करते हैं कि लोग तैयार करते हैं सेक्शन ए जोन से पेपर 2 का, उसमें जनाबी अली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सरफेस नॉलेज तैयार कर लेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावरें, यूके प्राइम मिनिस्टर की पावरें कर लेंगे, कैबिनेट की पावरें कर लेंगे, पार्लियामेंट की पावरें कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसने क्या किया इस बारी 2024 में, उसने पूछ लिया यूके, पढ़े ना, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स करंट पॉलिटिकल सिस्टम। उसने पूछ लिया करंट पॉलिटिकल सिस्टम, हैज दिस सिस्टम बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एफिशिएंट मैकेनिज्म्स टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ, उसके नंबर वो डिजर्व नहीं करता पास करे। ये उसने फिर एहसान अजीम किया सबके ऊपर। मैं मान ही नहीं सकता कोई इसको अटेम्प्ट कर सकता है जब तक उसने जेबराइल एलिमेंट नहीं पढ़ा हुआ, उसका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ, उसके 8 इंग्रेडिएंट नहीं पढ़े हुए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लोग छोड़ देते हैं जेबराइल एलिमेंट जो है वो सो कॉल्ड आउटलाइन के अंदर है ही नहीं। बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम की थियरी उसकी है। जिसको पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर नहीं पता, इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं पता, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट सेग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, ये टर्मिनोलॉजी को नहीं पता, वो नहीं पास कर सकता इस पर्चे को। दूसरा तो दूसरा देख लें आप, पाकिस्तान से इकोनॉमिक टाइज विद अदर रीजनल कंट्रीज इंप्रूव ड्यू टू द, ये करंट अफेयर का सवाल उसने पूछ लिया उस तरह से। इसको वैसे आप छोड़ें, मेन आपका पहला सवाल है वो देख रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं आपको पहला सवाल करें। अगर वो ठीक लिखा हो तो आई बैठ के वो आपको 80 देगा इस पर्चे के अंदर, 100 में से। अच्छा, उसके बाद देखें आखिरी सवाल, व्हाट रोल हैव आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेड इन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का पूरा एक चैप्टर है, उसके अंदर सब पॉइंट है सिंपल एक आइडियोलॉजी का। वो लोग छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, सरफेस नॉलेज होता है। ये उस पर 20 नंबर का सवाल पूछ लिया उसने, तो डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ कायद आजम मोहम्मद अली जना employed political legalism to strengthen and legitimate the drive towards the creation of Pakistan। अब वो अटेम्प्ट करेंगे उसको पाक फेयर की तरह, 14 नकात बता दिए, कांग्रेस मिनिस्ट्रियों के खिलाफ बता दिया, ये लो रेजोल्यूशन बता दिया। ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ना कि पाक फेयर का पेपर है। तो इसमें ठीक ठाक रगड़ा चढ़ता है आपको, अगर आपने इसको पाक फेयर के हिसाब से लिखे हैं। पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजीज नहीं होंगी तो रगड़ा चढ़ेगा आपको। अच्छा जी, हैज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बीन सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग that global trade remains beneficial to most states, units in the international system?
जब आपने वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े वो सारे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? वो सेक्शन ए में आ जाता होता है। तो वो कहते हैं ठीक है, हमने अमेरिकन सिस्टम कर लिया, ब्रिटिश कर लिया। उसने चालाकी एग्जामिनर ने ये की, उसने ऊपर सिंपल यूके वाला सिस्टम पूछा हुआ है और नीचे वाला कॉन्सेप्ट नीचे ले आया है वो, यानी ए पार्ट वाला नीचे ले आया है, दूसरा सवाल जो उनसे आता है। तो वो अगले छोड़ देते हैं, तो फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा उनको। प्रोवाइड एन आउटलाइन, पांचवा पढ़े, और पाकिस्तान फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, why has such an approach been chosen, how successful has it been in ensuring administrative efficiency। प्योर ये टॉपिक है, ये फेडरल प्रोविंशियल रिलेशनशिप का। और फेडरलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता प्रॉपर कि ये सिस्टम निकला कहाँ से, इसके यूटिलिटी क्या है और पाकिस्तान में अप्लाई कैसे हो रहा है, इसके मसाइल क्या हैं और यूनिटरी से इसका फ़र्क क्या है, तो आप तब तक स्कोर नहीं कर सकते। ये तो था जी पेपर 2। अब आ जाए पेपर 1, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए नंबर इसमें 120 तक या 118 तक आए। एग्जामिनर बहुत नेक आदमी है, उसको हज का सवाब दें जो उसने पास किया सबको। जिसने पास किया इस पेपर के अंदर, ये इकोनॉमिक्स होता, टाउन प्लानिंग होता ना, इस तरह के फजूल आंसर लिखे होते हैं आप, तो ये फेल करता। अच्छा, ये है जी 2023 नहीं 24 का। अच्छा जी, अब पेपर 1 में क्यों नंबर नहीं आया जी? Aristotle was a realist and not an idealist. Elaborate with reference to his theory of the ends and functions of the state। अब कितने पेपर मैंने चेक किए हैं बच्चों के, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। उन्होंने बगियां मारी हुई हैं, अरिस्टोटल को कहा हुआ रियलिस्ट है, नॉट आइडियलिस्ट है, बस इसी पे रहे हैं। और उसकी थेरीज ऑफ एंड्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट को टच ही नहीं किया हुआ। पूरा एरिस्टोटल छाप दिया है, एक पर्टिकुलर थेरी पूछी है वो लिखा नहीं। तो नंबर कहाँ से आएंगे? इज इट करेक्ट टू कॉल मैकावेली अ सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एजेस? अब ये टेक्निकल सवाल है, मैकावेली की एप्लीकेशन है कंटेम्प्रेरी तमाम दौर के अंदर, ये लोग छोड़ देते होते हैं। और फिर डिस्कस मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हाई इज ही कंसिडर्ड एरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी? अब एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी है, उसका साइंटिफिक मेथड है, डिडक्टिव मेथड उसका है, कि उसकी बात हो रही है। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ रिलेट करना है उसको हमने। ये लोगों ने छोड़ा होता है कि चलो ठीक है, तीन पिलर है, तीनों के अपने अपने काम है। जुडिशरी करेगी रूल एडजुडिकेशन, लेजिस्लेचर करेगी रूल मेकिंग, एग्जेक्टिव करेगी रूल एप्लीकेशन। तो नंबर कहाँ से आएगा जब ये तीन बातें लिख के आप आ जाएंगे? इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। थ्योरी ऑफ किंगशिप पूछ लिया, डिटेल में चला गया, निजाम उल तौसीफ की ओवरऑल पढ़ते हैं, डेप्थ में जाते नहीं है। अब नीचे उसने पूछा हुआ सोवेरेनिटी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन वेस्टर्न एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी। कंपैरिजन है, जब इस्लामिक सोवेरेनिटी आपने की नहीं है, आप कंपेयर कैसे करेंगे? और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगला सवाल है मॉडर्न सिस्टम में। जब आपने एलिमेंट नहीं पढ़ा हुआ, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पढ़ सकते। अब मैं आता हूँ अपने वापस टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सेफ है। इतने गंदे आंसर्स लोगों ने दिए सब ने, फिर भी 110 10 15 15 निकाल के, इट मीन्स कि वो नेक आदमी एग्जामिनर, जो इतनी इरेलीवेंट आंसर्स के ऊपर भी थोड़ा सा सीधा पर्चा आता है तो 140 पे निकल जाता है, अगर आपका नॉलेज ठीक है तो। लेकिन ये वाला पर्चा भी अगर आपने ठीक पढ़ा हुआ है, डेप्थ के अंदर पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से 135 क्रॉस कर जाएंगे इसमें। फिर दूसरी रीजन मैं देता हूँ कि क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखें जी, CSS का जो पहला पर्चा है ना, असल वो स्क्रीनिंग पेपर है आपका। बाकी शोगल लगाते रहते हैं, मेन आपके जो दो पर्चे हैं ना पहले वाले, कोई 18 19 हज़ार लोग बैठते हैं और पहले दिन ही फिल्टर हो जाते हैं आपके लोग, अराउंड 2K, 16 17 हज़ार लोग फेल हो जाते हैं पहले दिन ही, ऐसे और प्रेसी के अंदर। अब ऐसे को आप ये ना समझें कि एग्जामिनर एक कुछ जाहिल है और उसको कुछ भी नहीं आता, उसको सब कुछ आता है। जो उसने टॉपिक्स दिए हैं ना सर, उस पर उसको पूरी कमांड है, उस पर पूरा डिबेट करने के लिए वो आपसे तैयार है, एक एक टॉपिक उस पर उसने रीडिंग की हुई है, 20 20 30 30 किताबें पढ़ी होंगी उसने। ये ना समझें इंग्लिश लिटरेचर का कोई बाबा बैठा हुआ है और अच्छी ग्रामर देख के वो चाय पिएगा और पागल हो जाएगा, वाह वाह इसको मैं 90 नंबर दूं, ऐसी बात नहीं है। वो फेल करेगा जब तक आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए होता है। एग्जामिनर
इंग्लिश जोन सी है ना, इंग्लिश वो तो बेसिक चीज़ है क्या, अगर वो आपकी सही नहीं है तो आप पास नहीं कर सकते। अगर आपकी अंग्रेजी सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पास कर सकते हैं। मैंने 4 अटेम्प्टें दिए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, 2 CSS की, 2 PMS की। चारों के अंदर मेरा इंग्लिश ऐसे 50 नंबर है, 54, 50, एक 58 भी रहा। और चारों में प्रेसी में 50+ है। तो मैं एक तजर्बे की बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ, 2 टाइम में रिटर्न क्वालिफायर हूँ। एलोकेशन मेरी एक बारी हुई, एक बारी एलोकेशन मिस हुई। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और मैंने चारों बारी जो आंसर है ना, आप यकीन माने, मैंने ऐसे उठाए, ये पॉलिटिकल, और मेरे 50+ थे। लेट्स से मैंने उठाया जी एक, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। ठीक हो गया। सारा पॉलिटिकल साइंस का था, मैंने पढ़ी हुई थी सारी बातें, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाविली को मैंने कोट किया सारा। और मेरे इसमें नंबर आ गए थे 50। फिर था इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये मैंने अटेम्प्ट किया था एक बारी, इसमें मेरे आए थे 58। ये सारी मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री से जोड़कर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और प्लेटो की लाइफ की एग्जांपल्स दी, एरिस्टोटल की मुश्किलात की एग्जांपल दी मैंने, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो लाइफ थी उसकी जो अर्ली मुश्किलात थी उसको मैंने सारा बताया। उसके बाद जॉन जैक्स रूसो का बताया, किस तरह गोश्त बेचने वाला लड़का, एक यतीम लड़का, और वो दरियाए साउंड के किनारे गोश्त बेचता था, किस तरह वो रूसो बना, किस तरह उसकी लाइफ जोन सी है वो इतनी ज़बरदस्त होगी। और किस तरह कॉल मॉक्स एक फैक्ट्री का वर्कर जौन सा था, वो निकाल दिया जर्मनी से उसको, और कभी फ्रांस गया, कभी स्विट्जरलैंड गया, फिर एंड पे पना ली उसने इंग्लैंड के अंदर। वहाँ एंजल से उसकी दोस्ती हुई, तो फिर वो कॉल मॉक्स बना। वरना तो उसको कोई जानता नहीं था, उसको बस डंडे सोटे ही पड़ रहे थे हर तरफ। तो उसकी एग्जाम्पल्स थी, तो मेरे 58 आए। फिर एक और मैंने किया, डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल। ठीक हो गया जी। डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमीज, इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल। ये सारी पॉलिटिकल साइंस की इसमें फिलोसफी मैंने डालकर ये किया, और इसमें मेरा नंबर था 54। इस साल मेरी एलोकेशन होगी थी। इसी तरह चौथी बारी भी मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर ही किया था, तो मेरे उसके अंदर भी आ गए थे नंबर 52। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न क्या है। इंग्लिश ऐसे आप उठा कर देख लें इसकी तारीख, मैं आपको अभी बता देता हूँ, चले आ जाए। चाहे PMS हो या CSS हो, CSS आ जाए 2014 में आप, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, डेमोक्रेसी का टॉपिक, सारा पॉलिटिकल सिस्टम का टॉपिक है। अच्छा जी, CSS 2014 हो गया ये। अच्छा 2015 में आप आ जाए, मुझे सारे याद है। अच्छा 2015 में क्या है जी, 2015 में वॉर ऑन टेररिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। सारा ह्यूमन राइट्स की पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर है, तो ये पॉलिटिकल टॉपिक। अच्छा जी, फिर 2016 में इसी तरह आ जाए, फिर 17 में आप आ जाएं, और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। इसी तरह 18 का आ जाएं आप, सेम वही ट्रेंड पॉलिटिकल टॉपिक इसमें है। 19 आ जाएं, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। इसी तरह 20 में आप आ जाएं, इवन अभी KPK में पेपर जो आया हुआ था, PMS में, स्लेवरी हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। स्लेवरी पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है सर, एरिस्टोटल ने पहली बार दिया था, जॉन पॉल सार्टे ने डेवलप किया, कॉल मॉक्स ने डेवलप किया इसको। तो ये जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को और मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट को, तो स्लेवरी पूरी समझ आ जाएगी आपको कि है क्या, कॉन्टूर्स क्या इसके हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हर साल एक आता ही आता है, इवन जो लिटरेरी भी टॉपिक आते हैं ना। हाँ 2021 में क्या खूबसूरत टॉपिक था, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। अब आप लोग इसमें लिटरेचर की बातें लिखेंगे तो फेल होंगे। इसमें लिखेंगे जनाब प्लेटो की क्या स्ट्रगल थी, उसका उस्ताद मर गया सोक्रेटिस। अच्छा वो ही फेल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, ही ब्लेड, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ, उसने हिम्मत की। और इसी तरह रूसो की एग्जांपल है, कॉल मॉक्स की एग्जांपल है, निजामुल मुल्क तौसी की एग्जांपल है। 1001 एग्जांपल मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाऊंगा ना, तो इवेंचुअली आप उसको देखेंगे कि किस तरह आपकी फाउंडेशन बनी है। जब आपको पॉलिटिकल सिस्टम की समझ आ गई ना, जब आपको पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, तो
इंग्लिश ऐसे में पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक आपका होता ही होता है। तो एग्जामिनर जो है ना, वो इतना कोई नेक आदमी नहीं है। वो कोई शफकत करने के लिए नहीं बैठा, और वो कोई इतना हबीब इंसान नहीं है कि जो आपको रोएगा और पागलों की तरह रोएगा और पास कर देगा आपको। वो सर बैठा हुआ है आपको चीर फाड़ने के लिए। 100 में से 2 सिर्फ पर्चे पास करने हैं, उसने 3 पर्चे पास करने हैं। बात समझ आई? इसका ये मतलब नहीं कि नालायक हैं सारे, 10-15 नालायक होंगे। 70-80 अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग होते हैं, खड़कते हैं उड़ते हैं ऐसे के अंदर। रीजन क्या? सरफेस नॉलेज है। उधर ही बैठ के जनाब 30-40 मिनट की आउटलाइन बनाई, बोंगियां मारी और आगे बढ़ गए। इंग्लिश बहुत अच्छी क्वालिटी इंग्लिश, वो उड़ा देता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्जामिनर थे सीएसएस के, कोई वो कैम्ब्रिज के पीएचडी थे। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुई, मैं उनसे गाइडेंस लेने गया कि सर मुझे गाइड करते हैं आप। अच्छा, उन दिनों में पढ़ता था मैं। अच्छा, वो खैर इट वॉज अबाउट 75 कितनी एज थी, कहते मैंने अब छोड़ दिया एग्जामिनर वगैरह, अब आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो बेसिकली मिलिट्री से वो थी, वो कर्नल। लेकिन उन्होंने पीएचडी फिर की थी कैम्ब्रिज से, एकेडमिक साइड को करी के। तो आर्मी शार्मी छोड़ने के बाद, अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर। उन्होंने कहा जी आई गिव 70 मार्क्स टू वन पर्सन, सो his or her expression was marvelous, outstanding. So I gave him or her 70. पर मैंने कहा यार 70 थोड़ा ज़्यादा नहीं है? एक बारी मैं जस्टिफाई तो कर लूँ, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तो कहते मैं पढ़ता गया उसको मैंने 20 मिनट लगाए। देन आई सॉ शिट जी, सऊदी अरेबिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, माय गॉड। यार उसके नॉर्थ में रेड सी, अच्छा साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट पे पर्शियन गल्फ, वेस्ट पे ओशन, वेस्ट पे पानी। वो कहता है यार चारों तरफ उसके पानी है, तो इसने लैंडलॉक्ड बना दिया यार। कहता है ऐसा स्टूपिड करेक्टर जौन सा है, उसको मैं क्यों 70 दूं? तो कहते वो मैंने 7 काट के ना मैंने पीछे लगा दिया और मैंने उसको 7 नंबर दे दिए 70 की बजाय। तो इस तरह के सिनिक लोग होते हैं जो कैरियर डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे होते हैं आपके। यकीन माने, अपना उनका फेल कभी हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो एग्जैक्टली फिर रगड़ा देने के लिए बैठे होते हैं आपको, मोस्ट ऑफ देना सिनिक। तो उनसे बच के रहें, सब्जेक्ट नॉलेज इस्तेमाल करें, चढ़ाई करें उनके ऊपर, फैसिलिटेट करें, लेकिन चढ़ाई रोब झाड़े उनके ऊपर। बात समझें? रोब इन सेंस लिटरेरी नॉलेज के साथ। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकावेली, जॉन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन पॉल सार्टर, सोरेन किरकेगार्ड। जब ये बातें लिखेंगे ना, तो फिर उसने कहना कि यार ये मुझे चैलेंज कर रहा है, ओके फाइन, ठीक है 40 तो जान चढ़ाओ इससे। फिर अगले को शिकार करेगा वो। इसलिए पॉलिटिकल साइंस से आपको ऐसे में बहुत हेल्प मिलेगी। और बाज़ अवत मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक आ जाते हैं, लॉक के आ जाएंगे, रूसो के आ जाएंगे। वो आपको चीज़ें पढ़ी होगी ना, तो आपको उसका अच्छा आइडिया होगा। दूसरा, इस्लामियात में आपको हेल्प मिलेगी, पाक अफेयर में हेल्प मिलेगी। पाक अफेयर के अंदर अक्सर पॉलिटिकल साइंस के सवाल आ जाते हैं फेडरलिज्म के, इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप के, और एथनिसिटी के ऊपर, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, सारी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं। और इस्लामिक थॉट अगर आपने पढ़ ली ना, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप, तो इस्लामियात में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। इस्लामिक मॉडर्निज्म अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप इस्लामियात का पर्चा वैसे हल कर लेंगे। इस्लामिक मॉडर्निज्म अब क्या है, आपको सारा ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। 3 स्कूल ऑफ थॉट थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई तो मुगल एम्पायर वगैरह सारी क्रश होगी, सफवीद एम्पायर आपकी थी क्रश होगी, ऑटोमन एम्पायर आपकी क्रश होगी, तो ब्रिटेन और फ्रेंच जो कॉलोनीज थी, ये एम्पायर्स थी, इन्होंने कॉलोनीज बना ली अपनी हर तरफ। तो इस्लाम को थ्रेट आया बहुत ज़्यादा, इस्लाम ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 3 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट निकले थे। सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट, अतातुर्क की तरह गोरा, बिल्कुल गोरा बन गया, उन्होंने कहा ठीक है टोटल वेस्टर्नाइजेशन हम ले आते हैं। तो इस्लाम बच गया वहां से, वो जम हो गया वेस्टर्न थॉट के अंदर। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था देवबंद वाला, हम रजिस्ट करेंगे, इन्होंने बेड़ागर कर दिया सारा। और जनरली जोन से हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दी कॉलोनीज के साथ। तीसरा था मॉडर्निज्म, कि हम इज्तिहाद करें, हम इजमा के ज़रिए अपनी इसलाह करें और तजदीद करें और तकलीद के खिलाफ लड़ें। तो ये स्कूल ऑफ थॉट आपका है कि इस्लाम एंड डेमोक्रेसी आर कंपैटिबल। और बेसिकली वो रिबा अगर है तो रिबा के खिलाफ कौन कौन से हमारे इस्लामिक मॉडल्स हैं, जैसे बाय सलम है, इजरा है, बाय मोजल है, बाय तौलिया है, बाय तकिया है, ये तमाम मेथड्स हैं अगेंस्ट रिबा। इसमें भी आप प्रॉफिट कमाते हैं लोन के ऊपर, बट ये इस्लामिक है, इस पे फतवे हैं और इसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर साबित किया गया है।
तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे इस्लामिक मॉडर्निज्म के अंदर, जब इकबाल पढ़ लिया आपने, जब शाह वलीउल्लाह पढ़ लिया आपने, जब जमालुद्दीन अफगानी पढ़ लिया, राशिद रज़ा पढ़ लिया, इलामा वो इब्ने खालदून पढ़ लिया आपने, तो फिर सर आप मार नहीं खाते। इस्लामियात के अंदर भी आप अच्छा खासा अप्रोच आपकी सीधी हो जाएगी, आप काम चला जाएंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे में बात बोल गया मैं, कि आपकी थॉट जो सी है ना, बड़ी लिबरल बड़ी रैशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एंटी अमेरिकन हो जाएंगे या एंटी कम्युनिस्ट हो जाएंगे, इवन एंटी इसराइल भी आप नहीं हो सकते ऐसे के अंदर। यू शुड बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक, कि पैलेस्टाइन का ये व्यू है, इसराइल का ये व्यू है, अच्छा ईरान का ये व्यू है, इसराइल का ये व्यू है, पाकिस्तान का ये व्यू है, इंडिया का ये व्यू है, अमेरिका का ये व्यू है, और चाइना का ये व्यू है। अगर आपने साइड ले ली, देन यू आर अ 22%, और 22% को वो खड़का के रख देता है। खुद वो बाइस्ड है, लेकिन आपको बाइस्ड वो होने नहीं देगा। वो खीर खुद ही खाएगा, आपको खीर नहीं देगा। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस आपकी थॉट को रेशनलाइज करती है, आपके थॉट को इनलाइटन करती है। इवन इस्लामियात के अंदर आप अपनी थॉट को करके दिखाएं जरा, आप लिखें जरा, इवन पाक अफेयर में अपनी थॉट को आप जरा करें ना कंजर्वेटिव। गांधी को बुरा भला कहें आप, आपके 25 नंबर आएंगे 100 में से। करंट अफेयर में आप रगड़ा दें अमेरिका को, फिर देखें क्या होता है आपके साथ, 30 नंबर आएंगे 100 में से। ऐसे में आप करें ये हरकत, 20-15 नंबर देगा। तो ये आपकी थॉट को रेशनलाइज करता है, लिबरल बनाता है आपकी थॉट को। एग्जामिनर वरना क्रूसीफाई कर देता है आपको, क्रश कर देता है अगर जहाँ उसको एक्सट्रीम बात नजर आए। तो ये आपको जो उनसे ना एक लिबरल अप्रोच देगी, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमने पॉलिटिकल फिलोसफी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी। ये चीज़ें पढ़ेंगे, जो बिकम रेशनल बीइंग। और आपको जो आज काफिर लग रहे हैं ना, प्लेटो एरिस्टोटल, ये आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ लगेगी। इवन जीव स्कॉलर जो उनसे हैं, कॉल मॉक्स, जॉन पॉल सार्टर, ये भी आपको अच्छे लगने लग जाएंगे जब आप इनको पढ़ेंगे। तो यही अप्रोच मैं चाहता हूँ कि आपकी एक्सट्रीम थॉट जहाँ आपकी होगी सर, वो आपको फेल कर देगा। चाहे वो पंजाबी हो, इस्लामियात हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे करंट अफेयर की तो बात ही आप ना करें। तो थॉट आपकी रेशनलाइज ये करेगा। आपने जॉन लॉक पढ़ लिया, आपने रूसो पढ़ लिया, जॉन रॉल्स, फ्रांसिस फोकोयामा जब पढ़ लिया ना आपने, तो आप रियल में एक डेमोक्रेट वैसे बन जाएंगे। अब डोंट्स इन पॉलिटिकल साइंस, इसको जर्नल पेपर ना समझें। जो क्वेश्चन आएगा, आपने अगर जारगोन इस्तेमाल नहीं किए, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, तो बी रेडी, आपका नंबर 100 से ऊपर नहीं आएगा। जितना मर्जी जर्नल पेपर आए, पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी और जारगोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन पॉलिटिकल पार्टी एज एन इंजन ऑफ सोशल चेंज में, जब आपने नहीं बात की जॉन लॉक की, जब आपने नहीं बात की रूसो की, जब आपने नहीं बात की जॉन रॉल्स की, तो फिर आप नंबर नहीं ले सकते। इनके थ्योरीज, इनके जारगोन्स, तमाम चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। और नॉट क्रिटिकली वैल्यूड द क्वेश्चन। अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था कि जी, एलेबोरेट थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, एलेबोरेट प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक बच्चों वाला सवाल है। यकीन माने उसमें भी स्टूडेंट्स ने 7 से ऊपर नंबर नहीं लिए 20 में से। रीजन, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, उन्होंने उसको वैल्यूएट ही नहीं किया हुआ। उसने कहा है कि नहीं कहा, आपको वैल्यूएट करना है, हर सूरत करना है, जी के करना है, मर के करना है, वैल्यूएट लाजमी करना है। एवेल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं देगा। क्रिटिकली वैल्यूएट, उसके पॉजिटिव पॉइंट 10 बताएं, 10 उसके नेगेटिव बताएं, फिर उसकी एप्लीकेशन बताएं, उसकी लेगेसी बताएं, उसके लूप होल्स बताएं, उसके डीमेरिट बताएं, उसके मेरिट बताएं। फिर नंबर आएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा अटेम्पटेशन के अंदर। जब पढ़ लेंगे तो अटेम्पटेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप। ये आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरह अटेम्प्ट करना है आपको। हर सवाल की अपनी डायनेमिक्स है। अगर थियरी मिस इंटरप्रेट कर दिया आपने, यू आर गॉनर। अगर थियरी गलत आपने इंटरप्रेट कर दी, उसने वो बात नहीं की और आपने मसलत कर दी उसके ऊपर, फिर यू आर इन डेंजर जोन। और दूसरा ना, खुद ना पढ़ने बैठ जाए आपको। आप इतनी फजूल किस्म की आउटलाइन है और इस तरह से बिखरी चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो शायद 10-15 किताबें आपको चाहिए अच्छी स्टडी के लिए। ये पूरे एमए के 10 पर्चे हैं सारे, उनकी तगड़ी तगड़ी किताबें लें जो रिकमेंडेड है। तो फिर कहीं जाकर आधा आधा पर्चा हल होगा आपसे।
फिर भी हल नहीं होगा, 10 पर्चे वो कवर नहीं कर सक रहे मास्टर के उसको। तो इसलिए खुद पढ़ेंगे तो 2 साल लगेंगे उसमें, अगर अच्छी पढ़ेंगे तो। या जिसको आती है उससे पढ़ेंगे तो ऑल द सेम। खुद ना पढ़ने टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो आपने बनना नहीं है। आपने बस 130 40 35 और 140 नंबर लेकर आपने जान छुड़ानी है ऐसे, बस ठीक है, CSS करना है, PMS करना है, दैट्स इट। अगर तो आपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है, पूरा इसके अंदर जाना है, तो फिर सारी पढ़ लें, वेलकम। लेकिन मैं बताऊं, फायदा फिर भी नहीं होना। फिर भी उसकी एप्लीकेशन आपको सीखनी पड़नी है। फिर भी आपको सीखना पड़ना है कि जो 40 50 सवाल कौन से बनते हैं, उसके आंसर फिर भी नहीं मिलने आपको। अब ये बात एक है कि जी क्यों आप पढ़ें, मेरे से क्यों पढ़ें जी। मैं एक तो दुकानदार नहीं हूँ अदर्स के साथ। 10,000 20,000 25,000 जिसने अभी अप्लाई कर दिया उसको 20% डिस्काउंट। और यह लंडा बाजार थोड़ी है, ये एक इंटेलेक्चुअल फील्ड एक है, हम एक इज्जतदार लोग हैं। हम इस तरह थोड़ी है कि 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, ये तो वो पठानों वाला लंडा बाजार होता है ना। तो उस तरह हम करें, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट माई कॉन्सेप्ट। मेरी सोल मोटिवेशन क्या है? सिंसेरिटी एंड एब्सोल्युटली नो कमर्शियलिज्म। ये कमर्शियलिज्म सारे मैंने देखे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि लाहौर की पहली एकेडमी जो सी है ना, वो मेरे वाले साहब की थी। ऑफिसर्स एकेडमी के, सिविल ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से थी। ये सारे उनको देखा देखी जितने भी है ना, सारे उनके स्टूडेंट हैं सारे। 1,000 CSPs, PMS और जुडिशरी में और FIA में, डिफरेंट ISI वगैरह में उनके स्टूडेंट्स हैं। 1 over 1,000 जो उनको वैसे उनके रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, परफॉर्मर्स उनके पास पढ़े हैं, तो वहां से वो कहते हैं अच्छा ये पास कर गया था, उसकी कॉल आ गई थी। कितने ऐसे हैं जिन्होंने बताते भी नहीं कि पास कर गया। और 30 40 तो मुझे याद पड़ता है कि जो मुझे नाम रिकॉल करते हैं जिनको मैंने पढ़ाया। बाकी आप किसी के नाम ही नहीं पूछते, बैचेस पढ़ते रहते हैं आपसे, कोई बन गया वेलकम, बताते नहीं है बनने के बाद कर्टिसी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं। मतलब मोस्टली कर्टिसी थोड़ा सा हमारे यूथ में डिक्लाइन कर रही है। तो पास करने के बाद शायद बताते भी नहीं है, चलो एक साल फेल हो गया ऐसे में, अगले साल अपीयर हो जाते हैं और पास कर जाते हैं, देन डोंट इन्फॉर्म। तो ये मैं आपको बताऊं कि मुझे सीधी बात है डर है खुदा का। ये मैं आपको साफ बात बता दूं, किसी को मैं गलत इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि मैं फीस बटोरने के चक्कर में हूँ। वेरी सिंपल, फीस इज नॉट माई पर्पस। और मैं आपको आज एक ऑफर दे रहा हूँ कि जो आप में से अफोर्ड नहीं कर सकता, जो जेनवनली जिसका रिस्ट्रेंड है कि जी वो फीस की वजह से नहीं पढ़ सक रहा, तो प्लीज बिल्कुल ऐसा ना समझें फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ें। ये सिर्फ उनके लिए है कि जो जेनवनली रिस्ट्रेंड है, कि जिनके पास कोई कोई ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं अब ना कोट भी नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसी बातें बतानी भी नहीं चाहिए। तो शरियार साहब ने उसको फ्री कर दिया था, ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशंस। 2 3 स्टूडेंट्स का ऐसा किया। ठीक है, इज अ काइंड पर्सन। और अगर तो कोई जेनवन आपका इशू है ना, कोई चीज़ बेच के आपने पढ़ना है, ठीक है, कोई बच्चों का आपका कोई दूध है तो ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने पढ़ना है, तो लानत भेजता हूँ मैं ऐसी फीस के ऊपर, खुदा की कसम। बिल्कुल फीस ना दें यार, आप पढ़ें। मेरा मकसद पढ़ाना आपको है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं यार वो देते हैं, ठीक है, हमारा टाइम कंज्यूम होता है, फाइन। जो इस तरह चीज़ें बेच के करते हैं ना माजरत के साथ, वो मैं समझता हूँ कि डकैत और मेरे में कोई फ़र्क नहीं होगा, जड़ा वाला का डाकू और मैं, हम दोनों एक पेज पे होंगे फिर। हम एक पेज पे होंगे अगर मैं ये काम करूंगा तो। और मैं बिल्कुल बाय गॉड कह रहा हूँ, जो जेनुअनली कोई ऐसी हार्डशिप से गुजर रहा है, कोई चीज़ बेच के पढ़ना है यार उसने, ठीक है, तो वो प्लीज़ ऐसा जुल्म ना करें। वो मेरे से फ्री में पढ़ ले, नो टेंशन एट ऑल। ये मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूँ। और सिंपल ये वर्ड नहीं है, ये इसकी एप्लीकेशन भी है। लेकिन ये नहीं कि सभी शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स हमारा टाइम लगता है, मेहनत है। लेकिन लोग ये ना समझें कि फाइनेंस उनके पास नहीं है तो पढ़ नहीं सकते। ये दिल खून के आंसू होता है कि जब दुकानदार बन जाते हैं हम लोग। अक्सर मतलब मैं भी सिफारिश करता रहता हूँ कई लोगों को, यार इनको पढ़ा दो, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे ही मिलता है कि यार चलो ठीक है, जो 2 लाख लेने हैं हम इसको 2.25 लाख कर देंगे, यार वाट नॉनसेंस यार। बच्चा पढ़ ही ना सके। और थर्ड क्लास 3 अकेडमी है सारी, मैं आपको बता दूं। सारे जितने एकेडमीज वाले लोग हैं ना, माजरत के साथ, दे आर कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल पीपल। मैं आपको बताऊं, रियल मेंटोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो चुका है। रियल मेंटोर्स कौन थे? बुखारी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत अफदौस में आला मुकाम दे। वो पढ़ाते थे इंग्लिश ऐसे को यार, वो ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। रजी आब्दी साहब इंस्टीट्यूशन थे, अभी उनकी डेथ हुई एक 10 12 दिन पहले। ठीक है, डॉक्टर शहबाज मलिक साहब पंजाबी के जाइंट थे, पोस्ट डॉक थे उसमें, बला थे पंजाबी के। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन।
ठीक है ना। लेकिन वो लोग, अब जाहिद अजीज साहब करंट अफेयर के जाइंट हैं, ठीक है, वो अकेडमी में नहीं पढ़ाते। एक अकेडमी में पढ़ाया, वो लड़ाई होगी उनकी, चेक के ऊपर लड़ाई होगी। डिग्निफाइड बंदों का काम ही नहीं अकेडमी के अंदर, मैं आपको बताऊं। 15-15 हजार, 10-10 हजार के लेक्चर पढ़ा कर आप जो उनसे अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यकीन मानिए अकेडमीज मुझे कहती हैं पढ़ाएं, मैं किसी अकेडमी में आज तक नहीं, और बात करें। एक अकेडमी 2 हजार की मेरी थी, वहां मैंने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। 5-6 दिन इंटरव्यूज कराए कुछ 40-50 स्टूडेंट्स को। अब उनकी सेल्फी खींच के मैं खुद भी लगा सकता था। किसी मेरे स्टूडेंट है, उनकी सबकी शक्लें मुझे याद थी, इनको मैंने तैयारी करवाई इंटरव्यू की। लेकिन मैंने रुपया नहीं लिया। यकीन माने मैंने रुपया का तकाजा नहीं किया, क्योंकि दोस्ती यारी में मैं गया। बात आपको समझ आई। और अल्लाह का शुक्र है, कुछ 10-12 साल बाय गॉड अपने साथ जिसने मेरे से गाइडेंस मांगी है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के हद तक मैं कहूँगा जी बस ठीक है, आप सारे छोटे बहन भाइयों की तरह, ऐसे में हेल्प चाहिए हो, शरियात सब आपके साथ होंगे। प्रेसी में चाहिए हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा। अच्छा, ऐसे में गाइड कर दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट उनका है, शरियात साहब का है, मेरे भाई हैं। सीधी बात है, उनकी डोमेन है, उनकी स्पेशलाइजेशन है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी उसमें है, उनकी हिस्ट्री भी उसके अंदर है। वो खुद भी अटैम्प्ट देते रहे, उनकी सारी चीज़ें क्लियर होती रही, तो मैंने भी अटैम्प्ट दी, हमारी भी क्लियर होती रही। तो ओवरऑल उनका तजर्बा मेरे से ऐसे में ज़्यादा है। तो वो उनकी फील्ड, आई लीव इट टू हिम। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कुछ चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, ठीक है, लेकिन उनकी परमिशन से। ऑफ कोर्स मैं उनको बता के करता हूँ कि बेसिकली डिसऑनेस्टी होती है फिर। आप किसी और के इंटेलेक्चुअल जो उनसे फील्ड में घुसे, ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस में वो आ जाएंगे, तो मतलब ऑनेस्टली वो आ जाए, वेलकम, मेरे भाई हैं। तो मेरा पॉइंट आप समझे। तो इसलिए ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जी बस कमर्शियल लूटो लुटाओ, बस फीसें पकड़ो और सेशन मुकाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 4 महीने की तैयारी है, बेसिकली 4 महीने की, वो मैं आपको कराऊंगा। सीधी बात है जी, 2 महीने से कम, 1.5 महीने में, क्योंकि आपके पेपर अभी हैं। 1.5 महीने में ऐसे कराऊंगा कि ये नहीं कि 45 मिनट का लेक्चर पढ़ाया फजूल किस्म का, गपशप लगाई, अंग्रेजी बोली। अंग्रेजी मुझे अच्छी आती है, अल्लाह का शुक्र है। प्रेजेंटेशन मैंने दी हुई है, चीफ जस्टिस तक को प्रेजेंटेशन दी हुई है, वो मसला कोई नहीं है। सीएम तक को प्रेजेंटेशन दी हुई है, आज भी देते हैं। पर इस हफ्ते भी दी है, और बात करें। लेकिन वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि 1.5 महीने में कैसे कवर करना है 4 महीने की मेहनत को। हम पढ़ेंगे सर, 2 घंटे का लेक्चर करेंगे हम। 2 घंटे नहीं होगा, बाज का जो 2.5 घंटे पे भी चला जाएगा। हम डबल मेहनत करेंगे। हम शुरू में 2.5-2.5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे। तो ये आपने कोऑपरेट करना है। और दूसरा, क्यों पढ़ें जी खाकसार से, एक हम्बल वैसे बता देता हूँ आपको जी। 2006 से मैं मुंसलिक हूँ इस सब्जेक्ट के साथ। एफए में सिविक्स पढ़ी, बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, मास्टर में पढ़ी, फिर एमफिल आईआर यानी पॉलिटिकल साइंस ही हुआ, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और 12 रिसर्च पेपर्स। और मैंने पढ़ी है, मंजूर साहब से भी पढ़ी है, मंजूर हुसैन साहब। ये ये जिन थे, इंसान नहीं थे ये। पॉलिटिकल साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको ना आती हो। इन्होंने, आप यकीन माने, ये अरबपति इंसान था। ये हीरो है इसकी। अगर हिस्ट्री बने ना कोई इस बंदे की, तो ये डॉक्यूमेंट्री मंडेला वगैरह भूल जाए आप लोग। ये बंदा कौन था? ये करोड़पति अरबपति आदमी था। ओवर 50-60 मुल्क ये बंदा ट्रैवल किया सिंपल समझने के लिए नॉलेज को। 30-40 साल इस बंदे ने ट्रैवलिंग की। और ग्रीक सीखी प्लेटो समझने के लिए, ओरिजिनल रिपब्लिक पढ़ी है इस बंदे ने। निकोलो मैकावेली पढ़ने के लिए इस बंदे ने इटालियन सीखी। इब्ने रुश्द पढ़ने के लिए अरेबिक सीखी। कुरान समझने के लिए अरेबिक सीखी, जेन्युइनली उस लेवल की, मतलब अरेबिक लेवल की सीखी, जो अहले जुबान तक से थोड़ा सा कम। और मैकावेली पढ़ने के लिए इटालियन सीखी है उन्होंने। तो ये वो बंदे हैं। तो इनसे अल्लाह का एक करम ये हुआ कि मैंने लेक्चर पढ़े थे बीए में, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। अब ये नहीं कि मैं उनका नाम बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं बतौर उनका हम्बल स्टूडेंट आज उनको दुआ भी दे रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि जो मैंने कुछ सीखा, उसकी इब्तिदा बेसिकली उस नेक हस्ती को जाती है। और दूसरा मेन, मेरे फादर, लर्नेड फादर डॉक्टर लियाकत अली खान नियाजी, ये हिमसेल्फ जो उनसे एग्जामिनर रह चुके हैं सीएसएस के, इस्लामियात के कोई 8 से 10 बारी, इस्लामिक लॉ के रह चुके हैं, पब्लिक एड के रह चुके हैं। तो ही इज़ द फाउंटेन ऑफ नॉलेज फॉर अस। इनकी गाइडेंस है, इनकी टीचिंग है, ये बहुत, यानी मतलब ही इज, क्या कहूँ,
एन एरोडेड स्कॉलर। ये नहीं कि मेरे फादर हैं मैं उनकी गेम उठाई जाऊँ। जेनवनली इज अ लर्नेड पर्सन। और वाहिद पीएएस ऑफिसर है कि जिनको 12 12 स्टेट अवार्ड्स मिले हैं इनको। और कितने स्टूडेंट ऐसे उनको याद भी नहीं होना कौन उनका स्टूडेंट है। मौजूदा हमारे आईजी साहब इनके स्टूडेंट हैं। कैप ये उस्मान साहब जो उनसे डॉक्टर साहब, ये इनके स्टूडेंट हैं। और कितने स्टूडेंट इनके ऐसे हैं कि जो मतलब आइदर द क्लेम और डोंट क्लेम, तो उनको जरूरत भी नहीं है इनको। और 70 बुक्स के ये ऑथर हैं। अब इनकी 80 हो चुकी हैं। तो बेसिकली इनसे हमने पढ़ा हुआ है। अब अपनी जाती मसरूफियत की वजह से ये नहीं पढ़ाते, तो अपनी जाती ये कुरान की कमेंट्री लिख रहे हैं आजकल। इज वेरी बिजी पर्सन। और माशाल्लाह सेहत वगैरह इनकी अच्छी है। पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाते उनके पास टाइम नहीं होता। कुरान पे कमेंट्री लिख रहे हैं, और अभी एक और किताब भी लिख रहे हैं, कोई कमिश्नर की डायरी लिख रहे हैं। पहले डिप्टी कमिश्नर की डायरी इनकी अच्छी किताब इनकी है। आर्कियोलॉजी में बड़ा काम किया उन्होंने। और दूसरा ना, पीएचडी लेवल की ग्रिप मेरी अल्लाह का शुक्र है। पीएचडी क्योंकि खुद भी की है, तो पीएचडी की ग्रिप मुझे है। और इंटरनेशनल लेवल की मुझे अच्छी कमांड है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बीए लेवल की और एमए लेवल की चीज़ें ना, ये आपको नंबर नहीं दे सकती। वेरी सिंपल। आपको पीएचडी लेवल की ग्रिप होगी तो आपको नंबर आपके आएंगे। और थर्ड रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 12 मेरी पब्लिकेशंस हैं इंटरनेशनल वाई कैटेगरी जर्नल्स में। और एक है मेरी एक्स कैटेगरी में। दो पब्लिकेशन मेरी अभी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मेरी अगले 10 दिन तक हो जाएंगी 14 पब्लिकेशंस। अल्लाह का बहुत ही फजल है। और ये बहुत एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ मेरी लाइफ के अंदर है। ये मेरी पब्लिकेशंस हैं कुछ। फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश रूल, एग्जामिनिंग द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पंजाब एंड इट्स कंटेम्पररी implications। सोशल साइंसेज स्पेक्ट्रम ने इसको शाया किया। हार्नेसिंग डेटा साइंस फॉर सेक्टोरल एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द पंजाब, पाकिस्तान सोशल साइंसेज रिव्यू ने शाया किया इसको। लेसन्स फ्रॉम स्कॉटलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, डेवलपिंग द सिटी गवर्नेंस मॉडल फॉर सेक्टोरल एफिशिएंसी इन द पंजाब, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल साइंसेज ने शाया किया इसको। ये मेरी सुपरवाइजर के साथ मैंने पब्लिश किया था। और चौथी रीजन ये कि अल्लाह का शुक्र है, जिनको पढ़ाई है उनके अच्छे रिजल्ट रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर उनके आए हैं। लेकिन ये नहीं कि सबके आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 140 भी आए हैं तो 120 भी आए हैं। अब वो उनका अपना राइटिंग स्किल है भाई, वो उनकी अपनी मेहनत है। अभी बैच पढ़ा रहा हूँ मैं, 50-60 बच्चों का फिनिश हो गया। अब उसमें से 20-30 ने भेजी है एवेल्यूशंस। अब मैं उनको तरले कर कर थक गया हूँ, जो नहीं भेज रहे तो वो ऐश करें। भाई कुआं तो चल के आपके पास नहीं आता ना। आपको प्यास लगी आप कुएं के पास आ जाए, अब कुआं खुद कह रहा है कि यार पानी पी लो मेरे से भाई आ जाओ। अब आप कुएं को लिफ्ट ही ना कराएं तो फिर 120 लेंगे तो मेरा नाम बदनाम करेंगे। लेकिन जिसने मेहनत की, कमिटमेंट शो की, वो नंबर ले जाएगा। अब सिलेबस कवरेज स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? इसकी खौफनाक आउटलाइन से ना डरें आप। ये कुछ भी नहीं है। आउटलाइन बड़ी इसकी खौफनाक है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इजी है। दरअसल इजी है। सिंपल हमने ना पेपर वन के अंदर, सिंपल हमने ये 7 जोन से है ना, ये तो हमने हिफज कर लेने हैं। एक एक नुक्ता इनका। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाविली, हॉब्स, लॉक, रूसो। पाइनियर्स हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाविली पॉलिटिकल साइंस के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। अगर ये आपने सही तरह कर लिया ना 7, तो आपके 2 सवाल पक्के हैं 4 में से, कंफर्म, पार्ट वन में आपके। लेकिन हम ऐसी फजूल स्टडी में बिलीव नहीं करते। ये 7 को बहुत अच्छा तैयार करेंगे, लेकिन हम बाकी सब भी तैयार करेंगे। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं 1.5 महीने में कंप्लीट करूंगा इसको, लेकिन करूंगा भी 4 महीने की मेहनत 1.5 महीने में। तो ये नहीं हो सकता, कोई गारंटी एफिडेविट पे आपको नहीं दे सकता। प्रैक्टिस ये है कि इन 7 में से पेपर बन जाता होता है। लेकिन कोई मैं जादूगर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि जी मैं प्रिडिक्ट कर दूं कि अगले साल ये आएंगे या नहीं आएंगे। अब आई थिंक देयर फॉर आई एम आया पड़ा था, एग्जिस्टेंशियलिज्म आया पड़ा था, उसका रेनी डिकार्ड का था, आई थिंक देयर फॉर आई एम।
और सोरेन किरकेगार्ड की एग्जिस्टेंशियलिज्म पूछा हुआ था। तो वो हम कवर करेंगे। हम क्यों रिस्क लें? हम 5 6 दिन 8 दिन मेहनत क्यों ना प्रॉपर कर लें एक्स्ट्रा? हम क्यों रिस्क लें वहाँ हम उस टाइम बदवाई दे रहे हो, उस टाइम बैठे हो कि यार पहले 6 पर्चे अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसमें सत्यानाश हो गया मेरा, मोरल डाउन, अगले 4 सब्जेक्ट आपके होंगे क्योंकि पहला पहला पेपर इसका होता है, मोरल डाउन, तो वो भी 4 भी पेपर गए आपके, यू आर आउट। क्यों हम रिस्क लें आपके साथ? पूरी जिंदगी की आपकी 22 से लेकर 30 साल तक तो आप सारे बैठे हैं, जिंदगी की अपने कैरियर के डिफाइनिंग मोड के ऊपर है, तो क्यों मैं आपसे ज्यादती करूं जान छुड़वा कर? हम करेंगे। हम मार्किस्ट, एक मार्किस्ट कर लिया हमने, टेक्निक से करेंगे हम, ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह सारे तैयार करेंगे। एक मार्किस्ट हमने कर लिया, कॉल मॉक्स हमारी बेस बन जाएगी, फिर माओ, लेनिन, एंटोनियो ग्रामशी, जॉन पॉल सार्टर, ये सारे हैं जी मार्किस्ट। ठीक हो गया जी? तो ये आप सारे, और अगर आपने माइकल फिकोल्ट है, अगर आपने कॉल मार्क्स पढ़ ली है, तो ये इंटरप्रेट करना आपके लिए मसला कोई नहीं है। तो आपकी इतनी बेस बन जाएगी कि ये आप शायद सारे एक लेक्चर में कंप्लीट कर लें। फिर लिबरल्स हमारे हैं, रॉल्स, फोकोयामा, पॉपर, अच्छा ये भी लिबरल है, लॉक और रूसो, ये दो आपने पढ़ लिए सही तरह से, तो ये आपकी फ्री में हो जाएंगे। वही बातें होंगी लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होगी। यूटिलिटेरियनिस्ट है बैंथम और मिल, ये दोनों डेमोक्रेट हैं। ये जब आपने पढ़ लिया लॉक, ये दोनों ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। फिर मॉन्टेस्क्यू, कांत, जैकिया लिडरिडा, रेनी डिकार्ड, हम फोकस से पढ़ेंगे, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक चलेंगे कि हमने अपने आप को बर्डनाइज भी नहीं करना, हमने अपने आप को नंबर भी लेने हैं, टेक्निक से हम चलेंगे। एक मार्क्स कर लेंगे तो अच्छा तगड़ा करेंगे तो 6 मार्क्स वैसे कवर हो जाएंगे हमारे। फिर सिंपल हम हिंट देंगे कि अच्छा कॉल मॉक्स की ये थ्योरी उसने इस रंग से दी हुई है, उसका ये नाम चेंज है। तो इस तरह बेसिकली है। फिर मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर जो उनसे है ना, अगर आपको इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट अच्छी करा दूंगा इंशाल्लाह, तो इन सब को समझने का आपका मसला ही कोई नहीं है। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इज अ चैलेंज, अगर वो आपको सही समझ आ गई, उसके फीचर एग्जैक्टली वो जो इस्लाम में है, वो आपको 15 16 पॉइंट समझ आ गए, तो फिर कोई मसला नहीं है इस वाले अटेम्प्ट करना आपके लिए। फिर थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा, खल्दून को, इकबाल को, मावरदी, फराबी, गजाली, तोसी को, इनकी 3 3 4 4 थेरीज हमें करनी पड़ेगी। खालदून थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और इकबाल, क्योंकि ये इनकी थ्योरी जरा डिफरेंट है। ये 8 10 थ्योरी दोनों की हैं, तो वो करनी पड़ेगी। साइकिल थ्योरी इसकी है, स्टेज ऑफ फाइव, फाइव स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन इसकी थ्योरी है, हदारा बदावा, और ये इकोलॉजी की थ्योरी है। उसके बाद फिर कौन सी, असाबिया की थ्योरी है, एज फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इसकी थ्योरी है, वो है। इकबाल का मर्द मोमिन है, मिलत का सिस्टम है, और स्पेशल डेमोक्रेसी है, और मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट है, द आइडियल मैन का। आइडियल स्टेट इकबाल की है, 5 प्रिंसिपल उसकी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। बाकी ये सारे जो है ना, ये 2 लेक्चर मैंने लिखे हैं, ये 2 लेक्चर में सारे कवर हो जाएंगे। तो फिर आपका आ जाएगा पेपर, ये पार्ट बी आपका 3 से 4 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। रीजन, जितने आपने पॉलिटिकल फिलोसफर पर सही तरह पढ़े हैं, ये सारे के सारे बेसिकली उसी की कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सॉवरेनिटी आपने तकरीबन हर पॉलिटिकल फिलोसफर में पढ़ना है, जस्टिस पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, लिबर्टी पढ़ना है, ये सारे पॉलिटिकल फिलोसफर से कवर हो जाएंगे आपके टॉपिक्स ये वाले, बल्कि आप अच्छे लिख सकेंगे उनकी बातें कर कर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये एलिमेंट है, ये आपको एलिमेंट पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा, तो वो सारी थियरीज एलिमेंट की है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये जो पॉलिटिकल फिलोसफर पढ़ेंगे सारी टर्मिनोलॉजी उनकी इस्तेमाल होंगी इसके अंदर। रेवोल्यूशन में, कॉल मॉक्स वगैरह सबके, पॉलिटिकल चेंज में, इन सब की बातें रिपीट होंगी। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, ये सारे पेपर 2 में ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पेपर 2 में सारी ओवरलैपिंग है। वो जब आप कॉन्सेप्ट करेंगे इसका, इसकी एप्लीकेशन पेपर 2 में आ जाएगी, तो ये जिंदाबाद काम हो जाएगा आपका। इजिली आपको इसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आइडियोलॉजीज वो हैं जो सारी पॉलिटिकल फिलोसफर ने दी। फोकोयामा की थॉट को बोलते हैं ऊपर जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, कैपिटलिज्म। कॉल मार्क्स की थॉट को बोलते हैं मार्क्सिज्म। कम्युनिज्म भी बोलते हैं कॉल मार्क्स को।
सोशलिज्म जो उनसे है, ये भी कार्ल मार्क्स की theory है। टोटलिटेरियनिज्म है, ये भी आप हमने पॉलिटिकल फिलोसफी में सारा पढ़ लेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये मैं आप खुद में पढ़ा दूंगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटर बतौर ऐसी मैंने खुद काम किया 5 सब डिवीजन के अंदर, तो ये आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा सारा क्या होता है। ये एक लेक्चर में बता दूंगा आपको। तो टोटल जौन सा है ना, आप इजिली इसको पेपर वन को ना, पेपर वन इज बिट लेंथी, और इस पे एफर्ट करेंगे हम, और ये आपका लेगा 1 मंथ। पर इसको हम करेंगे तैयार 3 महीने की तैयारी के साथ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाकर, थोड़ी एफर्ट ज्यादा करके, और टेक्निकल तरीके से करेंगे इसको तैयार। पेपर टू हो गया। पेपर टू में जनाबी अली कुछ भी नहीं है, ये खौफनाक आउटलाइन है वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की। दो इसके पार्ट्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। सिंपली अगर यूएस यूके की हम पढ़ेंगे 6 लेक्चर, 6 लेक्चर कम से कम पढ़ेंगे इसके हम। ये अगर आपको सही तरह समझ आ गया ना यूके और यूएस, तो ये सारे छापे हैं उसके। जर्मनी भी, फ्रांस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसके बाद जो उनसे ईरान, टर्की, मलेशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे के सारे छापे हैं ब्रिटिश और ये अमेरिकन के। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सर, डोंट यू वरी। दो दो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रिप लानी है आपने, बाकियों की टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी एप्लीकेशन कैसी होनी है। ये नहीं कि पागलों की तरह मलेशिया भी तलावत करी जाएंगे आप। और भाई मलेशिया का किंग है, मलेशिया का किंग है, उसको बोलते हैं योंगजी बर्शियोन अगोग, अच्छा, वर्सेस ब्रिटिश का किंग है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश के किंग में और इसमें क्या फर्क है। बजाय आप पूरा मलेशिया का किंग तैयार करें, इधर से बता दूंगा आपको कि क्या फर्क है इसके अंदर, तो एग्जैक्टली exactly आप उसको रेप्लिकेट कर लेंगे चीज को। फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ग्लोबलाइजेशन के और रीजनल इंटीग्रेशन के। दो चीजें, ग्लोबलाइजेशन अलग चीज है, रीजनल इंटीग्रेशन अलग चीज है। यूएनओ ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, और सार्क यूरोपियन यूनियन जो सी है, वो बेसिकली रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती हैं। इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूरोपियन यूनियन, सार्क, ईसीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक। इनके आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनके हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा कोई 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा सारा। फिर ये पाकिस्तान मूवमेंट वाले जो है सवाल है, इनको हम पॉलिटिकल साइंस का रंग दे देंगे, सर सैयद इकबाल और कायद आजम की सर्विसेज को। फिर जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर है, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये आपकी फेडरलिज्म है जो पाक फिर में आपको हेल्प करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रोल ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी, ये तमाम चीज़ें आपने पेपर वन में कर ली होंगी। सिंपल नाम चेंज करके पाकिस्तान का नाम लगा देना है। दूसरा आखिरी पार्ट इसका है, ये हिस्ट्री ऑफ आईआर है। ये बस एक ही लेक्चर होगा, सिंपल है। ये 1945 से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड से लेकर ये आज तक के दौर की है। ये सिंपल मेजर इवेंट्स हैं बस। फिर फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये एक सवाल बनता है सिर्फ। इसके ये है कि किस तरह जोग्राफी जोन सा है वो फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट बन जाता है। किस तरह जोग्राफी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है। अब पाकिस्तान क्यों, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। ईरान को देखना है उसने, अफगानिस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, चाइना को देखना है। अब मैसेडोनिया में क्या हो रहा है उसको क्या लगे, कॉन्गो में क्या हो रहा है क्या लगे। बात समझे। जब बॉर्डर नहीं लगता, जब उसको इंटरेस्ट कोई नहीं है, जब आइसलैंड से उसको इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो क्या फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। तो इस तरह तमाम इसके ना डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। रिलीजन उसको फ्रेम करता है, आइडियोलॉजी फ्रेम करती है, नेशनल इंटरेस्ट फ्रेम करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर फ्रेम करता है। ये सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा, ये एक लेक्चर की बात है सारी। अब मेन चीज होगी स्ट्रेटजी हमारी, 3 फोल्ड या 3 प्रोसेस होगी। नंबर 1, हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, हम नॉलेज करेंगे गेन, हमें पता चल जाएगा पॉलिटिकल साइंस है क्या। बट उसके बाद असल चीज है, उसको अप्लाई कैसे करना है।
ये आपको मैं सिखाऊंगा वैल्यूएशंस के अंदर। और मॉडल आंसर कैसे बनाना है आपको, मॉडल आंसर कैसे बनाना है आपको, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। अब ये स्टूडेंट है, अभी आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये अभी मुझे वैल्यूएशंस आई हैं जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये लड़का है, अब ये पहला इसने किया हुआ अटेम्प्ट, ये प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। ना प्रेजेंटेशन है ना कुछ सर पाऊँ बस। और दूसरा ये चीज देखें ना आप, इस तरह रेफरेंसिंग करनी है, इन टेक्स्ट साइटेशंस करनी है, ये इनको मैंने सिखाया सारा। अब ये बच्चे ने पेपर बाद में अटेम्प्ट किया है। इसको भेजी है मैंने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज़ें भेजी हैं, प्रेजेंटेशन की स्किल बताई सारे, ओवरऑल ये कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मेरा अपना लिखा हुआ है सारा। तो फिर उसने ये अपना मैंने लिखा हुआ भेजा है उसको, दिस इज माई हैंड राइटिंग, ये लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस वाली, ये इसको बताया कैसे लिखें आप इसको। फिर उसी बच्चे ने लिखा है ये, कितना इसने स्कॉलरली लिखा है, ये देखें, इन टेक्स्ट साइटेशंस दी हुई हैं, पता चले एक आम लगेड़ी पर्चे में फर्क और एक अच्छे एकेडमिक का पर्चा। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मर्जी बातें लिखते हैं, जैसी शक्ल वैसे नंबर आएंगे आपके। इससे क्या मुराद है, अगर आपके पेपर एकेडमिक नहीं है, वो एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा आपसे, वो कहेगा यार क्या बस ठीक है फिलोसफी हमारी जा रहा है। जब आपने एक हीरे की ना पहचान होती है, हीरा चमकता है, तो एक अच्छे पेपर की भी पहचान है, इन टेक्स्ट साइटेशन अच्छी है, रेफरेंसिंग तगड़ी है ना, वो फिर कहेगा यार ये मेरे साथ का है। वो आपने उसका ना दिल के अंदर हाथ डाल लिया, दिल जीत लिया आपने उसका। वो फिर उसकी मर्जी है, कोई पता नहीं 150 देके बैठा हो आपको। दैट्स अ प्रेजेंटेशन। किस तरह उसने पहले वाला देखे, किस तरह इम्प्रूव किया इसने, किस तरह स्कॉलरली पेपर इसका लग रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट आप देखें, इसका पहला जो आंसर है, ये पेपर देख लें क्या है, ये देख लें जी, प्रेजेंटेशन चेक कर लें। कोई किताब नहीं, कोड कोई चीज नहीं, ना हेडिंग की कोई अकल ना कुछ, ना कोई चीज को फ्लॉन्ट की है, ना कोई पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। अब इसको सारा गाइड किया है, तो अब आप देखें वही स्टूडेंट है, और चेक करें आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें पहले से, किस तरह इसने नॉलेज को फ्लॉन्ट किया हुआ है, ये देखें। किस तरह इसने डेफिनेशन और वो हेडिंग देखें इसकी आप, वही स्टूडेंट है देखें, आफ्टर एंड बिफोर करके देख लें उसको आप। तो ये स्किल सारे हैं, ये चीज़ें आप देखें। अब ये देखें, ये जो उसने, मतलब ये दिस इज ब्यूटी। फिर डी मेरिट उसके कैसे बनाए, मेरिट कैसे बनाए, लेगेसी उसकी एप्लीकेशन कैसे की, फिर कंक्लूजन कैसे लिखा, फिर रेफरेंसिंग देखें इसकी आप। ये ना 18 नंबर का पर्चा है 20 में से, ये सवाल। तो ओवरऑल ये कुछ 75-80 नंबर का पर्चा है इस वक्त इसका। कुछ बड़े आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी हैं। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी कुछ हैं जिनकी प्रेजेंटेशन चेक करें आप इनकी। इस तरह शेयर लर्निंग भी होगी आपकी। और दूसरा, अब आते हैं, हम पढ़ेंगे कि आप, हमारा मटेरियल अच्छा क्वालिटी है। ये प्लेटो हम पढ़ेंगे इस तरह प्रॉपर, एक एक थेरी मैंने उसको अच्छा ड्राफ्ट किया आपके लिए सारी, और सेम क्वालिटी को मैंने रखा। फिर लॉक है,
एरिस्टोटल, सॉरी लॉक पहले आ गया। मतलब एक क्वालिटी मेंटेन रखी है उसको सारी, एक एक थियरी को ग्राफिक करके अच्छी तरह। फिर ये लेनन है, उनकी लाइफ बताई, उनकी एक एक थियरी को, उसकी हिस्ट्री बताई। कॉल मॉक्स है, सीक्वेंस, हर चीज को यानी एक बहुत एक एकेडमिक तरह लेके चल रहे हैं इसको हम। इन डेप्थ पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब ये 60 स्लाइडें हैं कॉल मॉक्स के ऊपर, सिर्फ कॉल मॉक्स के ऊपर। और ये स्लाइडें सिर्फ 41 है प्लेटो के ऊपर। रूसो के ऊपर 46 स्लाइडें हमारी हैं। इट मीन्स कि हम इसको अच्छा तगड़ा पढ़ेंगे। जिंदगी मेरी गुजरी है इस चीज़ पे, बड़ी मेहनत है। और ये नहीं कि बस वेस्टर्न पढ़ लिया, हम मुसलमान भी सारी पढ़ेंगे। एक एक चीज़, उसका बैकग्राउंड मुकम्मल हम ग्रिप लाएंगे उस चीज़ पे। अल फराबी अगर है तो उसको हम पढ़ेंगे पूरा, एक एक थ्योरी को डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे हम। फिर ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, इसको हम पढ़ेंगे। ये एलिमेंट है, इसकी थ्योरी बेसिकली है कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल, ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है। इसको सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को। फिर कॉन्सेप्ट्स हम पॉलिटिकल साइंस के सारे पढ़ेंगे, डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। फिर पेपर 2 की अगर बात करें, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको हम 3 लेक्चर पढ़ेंगे उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल के अंदर। क्वालिटी मटेरियल पढ़ेंगे, कोई फजूल गपशप नहीं होगी उसके अंदर। एक ऐसे प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी जो फजूल होगी। हर चीज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है तो उसको पढ़ेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। हाई क्वालिटी अच्छा मटेरियल होगा, लेकिन समझ भी आपको आएगा। ये नहीं होगा कि नींद आ गई हमें जी और थकावट होगी, ये काम नहीं होगा। पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मेहनत के साथ, या नहीं पढ़ेंगे या सही पढ़ेंगे। आप बात समझे ना? तो बेसिकली हम इस चीज़ पर रहेंगे कि पढ़ना है छोटे बहन भाइयों तो हम पढ़ेंगे सिंसियरली, और इसको हम सही तरह पढ़ेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये 1.5 महीने में इंशाल्लाह फिनिश करेंगे इसको हम। और मेरा पूरा, बेसिकली मैं इसको 2 महीने में भी लेके जा सकता था, पर मुझे है कि आपका जो है वो एग्जाम है, और 2 सब्जेक्ट में लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एड में। तो पब्लिक एड भी आपको मैंने पढ़ानी है अच्छी तगड़ी, वो भी शुरू करूंगा मैं। 7 तारीख को उसकी ओरिएंटेशन है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा। मैं अब ये नहीं कि उसकी अब उसका चूरन बेच रहा हूँ। मैं जनरली समझता हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, इन सब्जेक्ट्स पे कुछ अच्छी कमांड, अल्लाह का शुक्र है, कमांड सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत इसमें अच्छा पता है, तो मैं आपको बेहतर पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप अब आप जॉन से मुझे, तो अब आप ना प्लीज़ इसको, कोई आपकी क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आप ज्वाइन कीजिएगा, कल हम पढ़ेंगे अपना पहला लेक्चर। अब ये नहीं कि जो मुझे सबसे अच्छा आता है वो पढ़ाऊंगा, मैं वही बात करूंगा। आई एम नॉट अ सेलर, मैं दुकानदार नहीं हूँ। ठीक है, पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग, और आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। वो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा जी कॉल मॉक्स, या छोड़े कॉल मॉक्स नहीं ठहरे, ये है जी, किधर गया, फॉकॉल्ट 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 फॉकॉल्ट, सिर्फ एक सेकंड। ये ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल साइंस ऐसी चीज ही कोई नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग उसकी मैडमैन की थ्योरी है, बहुत मजा आपको आएगा पढ़ के। बट इसका जो टाइम है ना, हम उसी में पढ़ेंगे। ये चूरन नहीं बेचेंगे हम। जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। पहला टॉपिक हमारा प्लेटो है, ये इसका सीक्वेंस होगा। ये हम तमाम डिटेल इसकी पढ़ेंगे, प्लेटो की एक एक चीज़ पढ़ेंगे, डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ कल का लेक्चर मिस नहीं करना आपने।
प्लेटो पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक आपका होगा कबर, इस तरह, ताकि मुझे दूसरी बार ना पढ़ाना पड़े। अब आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज, वो आप मुझसे कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर का नंबर लिखा हुआ है मैडम सादिया का, चैट के अंदर, इसको आप देख लें।